हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि प्रभा मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सीएमए यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100% बोर्ड एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस इससे आते ही हैं। ओके, तो देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक है। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जान जाएंगे तो बाकी टॉपिक्स हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि इन सारे टॉपिक्स का ये बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है टॉपिक लिगेंड्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद से है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से कुछ थ्योरीज है, जैसे कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद से डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इन लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिगैंड्स से बॉन्डेड होते हैं। अगर सिंपल वे में कहें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल होता है जो कि लिगेंड्स से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सिंपल में देखा जाए तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ आयंस होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर देखते हैं। रिटेन दियर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन सोल्यूशन। ये कंपाउंड्स जो हैं सॉलिड में तो एज इट इज़ होते ही हैं और सोल्यूशन में भी ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। जैसे ये सॉलिड स्टेट में होते हैं वैसे ही ये सोल्यूशन में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक कंपाउंड है NaCl। इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, इसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। NaCl से ये Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाता है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ ऐसा नहीं है, ये सोल्यूशन में भी डिसोशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ टर्म्स देखते हैं। जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है K4FeCN6। यहाँ पे जो K4 है इसको कहते हैं काउंटर आयन या इसको आयोनाइजेशन स्फीयर भी कहते हैं। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इस नेक्स्ट पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये जो नेक्स्ट पार्ट है FeCN6, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो पार्ट में होता है। एक पार्ट होता है आयोनाइजेशन स्फीयर और दूसरा पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन सी इंटिटीज़ होती हैं देखते हैं। ये है Fe, जिसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लिगेंड्स से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, और यहाँ पे जो Cn है, Cn ये क्या है, लिगेंड जो कि मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बेस में 6 है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके,
अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे जैसे है मेटल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लीगेंड। जैसे कि अभी बताया, सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लीगेंड से, ठीक है। यहाँ लीगेंड है जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या करता है, मेटल को डोनेट कर देता है, और फिर मेटल लीगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेड एरो है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, इस एरो का हेड उसकी तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और टेल उसकी तरफ होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिगेंड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए इसकी तरफ क्या होगा, टेल होगा। मेटल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसकी तरफ क्या होगा, इसका हेड होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल एटम। इसके दो फीचर्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। फर्स्ट है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो समझते हैं। सेकेंड फीचर है इसका, एक्ट एज लुईस एसिड। अब ये लुईस एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है, तो देखते हैं कि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है। हमने पढ़ा है लेविस थ्योरी में, जो कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर में पढ़ा होगा, एक लेविस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, जो स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करेगी, लुईस एसिड की तरह। और जो स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे जो मेटल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। लुईस एसिड की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि एक्ट एज लुईस एसिड बिकॉज इट एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और फीचर हो गया कि यहाँ पे जो मेटल है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और जो लिगेंड है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किसको कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, जिसमें 10 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इसी के बीच में होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ टेबल के नीचे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रांजिशन मेटल ही क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते ही हैं, अदर मेटल भी बनाते हैं, लेकिन उनकी टेंडेंसी बहुत कम होती है बनाने की, और ट्रांजिशन मेटल की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ट्रांजिशन मेटल के ही होते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्यों, तो इसके रीज़न होते हैं 3। इट इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज, ट्रांजिशन मेटल का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, और तीसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अब कोई पूछता है कि ट्रांजिशन मेटल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स हैव स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ओके, अब आप सोच रहे हैं स्मॉल साइज, ट्रांजिशन मेटल का साइज स्मॉल क्यों। तो एक चीज़ है जो आप नोट कर लीजिए कि अगर साइज स्मॉल होती है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा,
ज़्यादा होगा। ओके, और अगर साइज जो है बड़ी होगी तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। अब आप 12th क्लास में हैं तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली कि पीरियोडिक टेबल में 1 to 30 जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में आपको हर चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ जो कि आनी ही आनी चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिना इसके आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं कि स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है। तो Fe इसका होता है एटॉमिक नंबर 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 26। जब ये Fe2+ के फॉर्म में आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाते हैं, 2+ का मतलब क्या हुआ, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने बचेंगे, 24। इसी तरह से Fe3+, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 23। यहाँ पे 26 था, यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 23 हो गया। तो इसमें क्या हो गया, Fe3 की साइज क्या होती चली गई, स्मॉल हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसकी साइज क्या है, सबसे स्मॉल है, उसके बाद से इसकी साइज है और सबसे बड़ी साइज किसकी है, Fe की है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे साइज स्मॉल होती जा रही है वैसे ही न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब साइज जैसे ही इसकी स्मॉल होगी, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट होगा, जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा। माइनस है तो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा, जो ज़्यादा माइनस होगा उसके पास जल्दी से जाएगा। तो वही चीज़ है, साइज स्मॉल होने से न्यूक्लियर चार्ज हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट होता है और स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ये इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होगा, पर इसके साथ जो कंपाउंड बनाएगा वो कम स्टेबल होगा इसके साथ बनाए हुए कंपाउंड के कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट था उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे Fe ही ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 26। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, हम पूरा लिख देते हैं। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। कितने हो गए टोटल, ये आप काउंट करेंगे तो 26 मिल जाएंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 4s में पहले फिल होता है, फिर 3d में आता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे कि अभी ये Fe2+ में जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पहले 4s से निकलेगा। ठीक है, नहीं कि पहले 3d से निकाल दें, नहीं, पहले वो 4s से निकलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ लास्ट में हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिला, D6। इसको देखते हैं अब क्या मिला था, लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन D6 मिला था। अब इसको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि क्या हैं, अनपेयर्ड हैं। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो पेयर्ड होने की कोशिश करते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी को बोला गया है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। अब जब स्पेस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ईजिली आएंगे ही। बाकी अदर जो मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा, उनके पास ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बन पाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि किसी का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन D2 है। ठीक है,
तो D2 होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग फिल करें तो कैसे फिल होगा, 1 2, इसमें तो बाकी ऑर्बिटल्स खाली हैं और यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली है। तो यहाँ पे क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजिली आएंगे और फिल हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। अब आप आंसर कर सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही कॉम्प्लेक्स आयन भी होते हैं। समझते हैं इसे कैसे, जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है K4FeCN6। जब ये ब्रेक होता है आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो आयनिक स्फीयर का पार्ट अलग हो जाता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो सिंपली यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तो इसको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, अगर निगेटिवली चार्ज हैं तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन का एग्जांपल लिया हुआ है, ये कैसा चार्ज्ड है, निगेटिवली चार्ज्ड है, तो किसका एग्जांपल हो गया, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, इसी को ब्रेक करके देख लेते हैं, CuNH3 होल 4 SO4। जब इसे ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CuNH3 होल 4 ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आयन जो हमें मिला वो कैसा है, कैटायनिक है। ठीक है, अब जैसे कि एक और है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ठीक है, देखते हैं इसको भी ब्रेक करके देखते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस Cl। जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस। ये Cl माइनस क्या है, यही तो है काउंटर आयन है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सिंस यहाँ पे चार्ज है इसके पास, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक देखते हैं, एनायनिक में हमने एक एग्जांपल देखा ही है। ठीक है, ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एनायनिक का, जैसे कि यहाँ पे NaAgCN2 है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Na प्लस AgCN2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कैसा चार्ज है, माइनस, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और Na प्लस क्या हो जाएगा, काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर। ओके, क्लियर है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड देखते हैं, ये क्या होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है, एक होता है सिंपल कंपाउंड। ठीक है, किसी सिंपल कंपाउंड या सिंपल सॉल्ट के नाम बताइए। जैसे कि NaCl, जैसे कि MgCl2, जैसे कि KCl, ये सब क्या हैं, सिंपल सॉल्ट हैं। जब इन्हीं सिंपल सॉल्ट को आपस में मिला दिया जाता है, लाइक KCl को
MgCl के साथ मिला दिया गया तो ये क्या बन जाएगा, KCl MgCl2। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ सिंपल कंपाउंड या सॉल्ट। ये मिक्सचर ऑफ सिंपल कंपाउंड या सिंपल सॉल्ट्स को ही हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। क्या कहेंगे इसे, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अभी क्या था यहाँ पे, KCl और MgCl2। यहाँ पे ये डॉट ये रिप्रेजेंट करता है, इनके बीच में डॉट रहेगा जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये आपस में मिक्स नहीं है। मिक्स मतलब इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ये बस फिजिकली मिक्स हैं। जैसे कि नमक और चीनी को मिला दिया जाए तो क्या होगा, वो आपस में फिजिकली मिक्स होते हैं, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे KCl MgCl को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि ये क्या होते हैं, कंसिस्ट टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। इन्हें क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। देखते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हम लोग पढ़े ही हैं, डबल सॉल्ट देख लेते हैं कि क्या होता है। डबल सॉल्ट exist only in solid state and dissociate completely into ions in aqueous solution. Okay, means कि अगर डबल सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जितने भी आयंस रहेंगे वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे। ठीक है, और यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सोल्यूशन। आयंस डज नॉट dissociate into ions, sorry, complex ion does not dissociate into ions। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ डबल सॉल्ट के और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, आप देख लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, पोटाश एलम, मोहर सॉल्ट, कॉर्नेलाइट। थोड़ा सा इसको देखते हैं एक्सप्लेन करके। यहाँ पे जैसे डबल सॉल्ट का एग्जांपल है KCl MgCl2 6H2O। इनको जब एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस में ब्रेक कर जाते हैं, आयंस में। K प्लस आयन अलग हो जाएगा, Mg प्लस आयन अलग, Cl माइनस अलग, और ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं इसलिए ये वाटर में ही डिसॉल्व हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये सारे आयंस देते हैं। पर यहीं पे अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये K प्लस अलग हो जाता है और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये ब्रेक नहीं होता है, ये एज इट इज़ रहता है। ये K4 प्लस अलग हो जाता है क्योंकि ये क्या बनाता है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है, इसलिए ये क्या होता है, अलग हो जाता है। बट यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एज इट इज़ रहता है, वो डिसोशिएट नहीं होता है। ये Fe अलग या Cn का अलग टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, FeCN एक ही में होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे आयंस क्या होते हैं, सारे के सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे लिगेंड्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।